मित्रों, जय हिंद जय भारत। मैं के शर्मा एडवोकेट अपने यूट्यूब चैनल कानून विद कृष्ण में आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, आज जो हमारा टॉपिक है और आज जो हमारा सब्जेक्ट है वह चेक बाउंस से रिलेटेड है। जो नीगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट यानी पराक्रम लिखित अधिनियम के तहत उसके मुकदमे चलते हैं। तो रोज़मर्रा की प्रैक्टिस और रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम देख रहे हैं कि जो चेक बाउंस के केसों की अदालत में बाढ़ सी आ गई है और ये जिसको देखो उसके पास चेक बाउंस के केसेस जो हैं लंबित रहते हैं, या कहीं ना कहीं उसने चेक जारी किया है या उसका चेक बाउंस हो गया है। तो आज हम एक साधारण और सीधी भाषा में चेक बाउंस के केस को डील करेंगे। और ये चेक बाउंस के जो मामले होते हैं बहुत टेक्निकल या बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं होते हैं, एकदम साधारण किस्म होते हैं, जिसमें समरी ट्रायल या समन्स केस की तरह उसकी जो ट्रायल होती है उसको आप चाहें तो बिना अधिवक्ता, बिना वकील या बिना एडवोकेट किए भी आप स्वयं भी अदालत में उसकी पैरवी कर सकते हैं। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी इसमें इसके विभिन्न जजमेंट्स हैं, जिसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं, इसके जो आवश्यक तत्व हैं, उनको यदि आप समझ लें तो आप अपने केस की स्वयं अदालत में पैरवी कर सकते हैं। तो जजमेंट के मुताबिक जो आवश्यक तत्व हैं उसमें सबसे पहला है चेक का जारी किया जाना, यानी कि एक निश्चित धनराशि के भुगतान के हेतु किसी दूसरे व्यक्ति को आपने चेक जारी किया है। चेक आपने जारी कर दिया तो एक चेक धारक हो गया, एक चेक जारी करता हो गया। तो आप चेक जारी करता है या चेक धारक हैं तो उसके हिसाब से आप उसमें अपनी कार्रवाई कर सकते हैं। दूसरा जो है, चेक किसी देनदारी या ऋण के पूर्ण या आंशिक भुगतान हेतु होना चाहिए। जो आपने चेक जारी किया, चेक जो है किसी देनदारी, ऋण, उसका या तो पूरे भुगतान के लिए हो या उसका पार्ट जो उसके भुगतान के लिए किया गया हो, तो वो उसके लिए आवश्यक है। चेक का जो है सिक्योरिटी के लिए जारी किया है तो आपका जो है इस एक्ट में कवर नहीं होगा। चेक जो जारी किया जाएगा किसी देनदारी के लिए, जिसका आपने पैसा लिया है या किसी कोई ऋण लिया था उसकी आपने उसके भुगतान हेतु चेक जारी किया है, तो ये आपके प्रावधान लागू होंगे। दूसरा जो है, चेक एक निर्धारित समय सीमा 3 माह या वैधता की अवधि से पहले भुगतान हेतु बैंक में प्रस्तुत किया जाना चाहिए। यानी कि बैंक में जो आपको चेक जारी किया तो अमूमन जो पहले जो चेक की लिमिट होती थी, उसको भुगतान की जो समय सीमा होती थी वो 6 महीने थी, लेकिन अब काफ़ी दिनों से जो भुगतान की समय सीमा 3 माह कर दी गई है। यानी कि जिस दिन चेक जारी होगा उस दिन से 3 माह के अंदर उसका भुगतान किया जा सकता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि चेक पर जो तारीख डली उसके 1 महीने बाद आपको चेक प्राप्त होता है, तो आपके पास 2 ही महीने बचे, तो उसमें जो भी पहले होगा, यानी कि 2 महीने बचे हैं या 3 महीना, जो कम होगा तो 2 महीने बचे, 1 महीना आपका निकल गया, तो उसकी वैधता 2 महीने के लिए रहेगी। तो आप उस वैध समय में, उसकी जो निर्धारित समय सीमा है उसमें आपको भुगतान हेतु अपने बैंक में उसको प्रस्तुत करना चाहिए, ताकि उसका जो भुगतान हो सके। अगला जो उसका इंग्रेडिएंट्स है कि जैसे ही चेक आपने भुगतान हेतु पेश किया तो चेक जो है आपका बाउंस हो गया। चेक बाउंस हो गया तो जो संबंधित बैंक है जिसमें आपने चेक भुगतान के लिए लगाया था वो एक मीमो जारी करेगा, उसमें इंडोर्समेंट करते हुए कि इसमें पैसा पर्याप्त नहीं है या खाता बंद हो गया है, या जो भी उसमें कई बार जैसे सिग्नेचर मैच नहीं करते हैं या अन्य कोई कारण भी हो सकता है, तो उसमें जो आपको मीमो जारी करेगा सफिशिएंट फंड नहीं है या स्टॉप पेमेंट है या जो भी उसमें कारण है, तो वो मीमो आपको जारी किया जाएगा। तो चेक बाउंस के बाद आपको मीमो सहित लौटाया जाए। तो जिस दिन आपको जो चेक बाउंस का मीमो आपको प्राप्त होगा उस दिन से आप 30 दिन के अंदर विदिन 30 डेज आप उसको भुगतान हेतु नोटिस देंगे। जिसने भी आपको चेक जारी किया है, आपको बैंक से चेक बाउंस का मीमो मिला, आपने 30 दिन के, जिस दिन से मीमो प्राप्त होगा उस दिन से आपका समय गणना होगी और 30 दिन के निर्धारित समय में आपको नोटिस देना है कि भाई ऐसे से आपने चेक जारी किया था, इस चेक का जो है चेक बाउंस हो गया इन कारणों से, आप इसका भुगतान करिए। तो जैसे ही उसको आपने नोटिस दिया, नोटिस जारी उसको प्राप्त हो गया, नोटिस प्राप्ति के 15 दिवस में आप इस बात पर गौर करिए कि जैसे ही आपने नोटिस दिया कि चेक बाउंस हो गया, इस चेक का जो निर्धारित रकम है उसका भुगतान करिए, तो जो नोटिस प्राप्ति के 15 दिन के अंदर वो भुगतान नहीं करता है तो आपको वाद हेतु उत्पन्न हो गया, यानी कि काज ऑफ एक्शन आपको अराइज हो गया। तो जैसे ही 15 दिन में या तो नोटिस का जवाब देगा, जो भी जवाब देता है, जवाब भी नहीं देता है और 15 दिन के अंदर भुगतान नहीं करता है, तो भुगतान नहीं किया है 15 दिन के अंदर, तो 15 दिन पूरे होते ही 16वें दिन आपको काज ऑफ एक्शन अराइज हो जाता है, वाद हेतु उत्पन्न हो जाता है। और आप 15 दिन पूर्ण होने के बाद 1 माह के अंदर अदालत में उनके विरुद्ध
परिवाद पत्र पेश कर सकते हैं, जो कि निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट या पराक्रम में लिखित अधिनियम के तहत आप उसको पेश करते हैं। तो उसकी जो धाराएं हैं मित्रों, मैं बता दूं, जो आप नोटिस जो परिवाद पत्र पेश करेंगे वो 138 सेक्शन 138 के तहत आप उसका परिवाद पत्र है। उसके इसमें जो सेक्शंस हैं वो 138 यानी कि 138, 139 और 142 तीन सेक्शंस हैं जो पूरे अपराध को और पूरी प्रक्रिया को कवर कर लेते हैं। तो जो आप परिवाद पत्र पेश करते हैं वो 138 में, उसी में जो ये दिया हुआ है कि इतने दिन में आप ये नोटिस देंगे, इतने दिन के अंदर वो उसका चेक बाउंस का मीमो आपको मिलेगा, और ये पूरी प्रक्रिया उसके अंदर निर्धारित है। कंप्लेंट का जो प्रावधान है वो 142 निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में यानी कि पराक्रम लिखित की धारा 142 में उसमें प्रस्तुत किया गया है कि 1 माह के अंदर आप परिवाद पत्र पेश कर देंगे। तो मित्रों, आपने 1 माह में परिवाद पत्र पेश कर दिया। तो यहाँ मैं बताना चाहूँगा कि ये जो ट्रायल होगा इसका मामले का, आपने परिवाद पत्र पेश किया, उसके साथ आप जो है अपना बैंक का मीमो लगाएंगे, आप अपना नोटिस लगाएंगे, पोस्ट ऑफिस से जो आपको उसकी ट्रैकिंग रिपोर्ट मिलती है, कितनी तारीख को डिलीवर हो गया, कितनी तारीख को आप नोटिस दिया, वो सब रसीदें आप उसको लगाएंगे और साथ में एक एफिडेविट लगाएंगे। उसके आधार पर जो है अदालत आपका प्रसंज्ञान मामले का ले लेगी। तो मित्रों, यहाँ मैं बताना चाहूँगा BNSS में एक संशोधन ऐड किया है या एक प्रावधान ऐड किया है कि आप कोई भी कंप्लेंट पर जो प्रसंज्ञान होगा अदालत पर, तो उस पर जो है अभियुक्त को या एक्यूज को भी सुनवाई का मौका देंगे। तो इस मामले में भी जैसे ही अदालत आप कंप्लेंट पेश करेंगे तो प्रसंज्ञान लेने से पूर्व उनको जो है अभियुक्त को, यानी जिसने चेक जारी किया था आपके पक्ष में जो बाउंस हो गया, उसको सुनवाई के लिए बुलाया जाएगा कि उसको सम्मन दिया जाए या काज ऑफ शोकाज नोटिस जाएगा कि कॉग्निजेंस क्यों ना आपके विरुद्ध ले लिया जाए। तो वो जो भी उपस्थित होकर उसका अपना जवाब प्रस्तुत अदालत के अंदर करेगा। तो यहाँ मैं मित्रों बताना चाहूँगा कि ये जो चेक बाउंस के जो मामले होते हैं ये जमानती मामले होते हैं, यानी कि जमानती मामले वे मामले होते हैं जिसमें जमानत आप अधिकार स्वरूप प्राप्त कर सकते हैं। तो इसमें आपको अधिवक्ता की जरूरत नहीं है, आप अदालत में जाइए, जैसी अदालत तलब करेगी आप बताएंगे कि मैं उपस्थित हूँ, तो अदालत कहेगी इतने के जमानत 10,000 के मुचल के दीजिए, आप स्वयं भी भर सकते हैं, तो उसमें अदालत आपको जमानत पे छोड़ देगी। यदि आप प्रार्थना पत्र देते हैं कि ऐसे ऐसे मैं उपस्थित हुआ हूँ, जमानत के आदेश है, तो अदालत उस पर भी जमानत के आदेश कर देती है। जमानती मामले में प्रार्थना पत्र देने की आवश्यकता नहीं होती, आपका अधिकार होता है कि आपको जमानत पर छोड़ा जाए, तो आपको जमानत पर जो है उसको छोड़ दिया जाएगा। इसमें जो मैक्सिमम पनिशमेंट है, मैक्सिमम दंड है, तो मित्रों वो 2 वर्ष या चेक की जो राशि है, आपने 1 लाख का चेक मिला है या आपने जारी किया है तो 2 लाख तक की राशि या दोनों से आपको दंडित किया जा सकता है, यानी कि 2 वर्ष या चेक की जो निर्धारित राशि है उससे दुगनी राशि या दोनों से आपको दंडित किया जा सकता है। चूंकि उसमें मैक्सिमम पनिशमेंट 2 साल और उससे कम है, तो ये समन्स केस है, ये समरी ट्रायल है और इसकी जो ट्रायल की प्रक्रिया बहुत साधारण सी होती है। इसमें आप बिना अधिवक्ता के आप उपस्थित हो सकते हैं और अपनी बात को रख सकते हैं, और यदि आप चाहें तो अदालत में आप प्रेयर कर सकते हैं कि मेरा इंस्टॉलमेंट्स मान दिया जाए, इसके अंदर जो है मैं एक मुश्त पैसा देने में जो है असमर्थ हूँ, तो अदालत उसको भी आपको कंसीडर करेगी। लेकिन मित्रों, यहाँ मैं एक बात और बताना चाहूँगा कि 139 यानी कि 139 जो NIA एक्ट है, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट है, चेक बाउंस के मामले, उसमें एक प्रिजम्पशन है, एक परिकल्पना है कि जिसने भी आपको चेक जारी किया, आपके पास आप चेक होल्डर हैं, तो आपके पक्ष, चेक होल्डर के पक्ष में एक परिकल्पना है कि आपको जो चेक दिया गया है वो किसी ऋण के लिए या वो जो बकाया पैसा था उसके भुगतान हेतु आपको चेक दिया है, यानी कि मुलजिम के विरुद्ध ये प्रिजम्पशन है। लेकिन ये प्रिजम्पशन कोई एकदम एब्सोल्यूट या पक्का प्रिजम्पशन नहीं है। यदि मुलजिम ये साबित कर दे कि चेक उसके धोखे से लिया है या इसके पास तो ऐसी साधन ही नहीं है कि वो इतने पैसे दे पाए, या उसके जो इनकम टैक्स में रिटर्न में ये दिखाया ही नहीं है, तो ये आपका जो प्रिजम्पशन है, आपकी परिकल्पना जो चेक धारक के पक्ष में वो खंडित हो जाएगी और मुलजिम उसमें बरी हो जाएगा और उसको उसका पूरा फायदा मिलेगा। तो मित्रों, यहाँ जो प्रिजम्पशन का जो मामला है, इसके अंदर जैसे ही आप परिवाद पत्र पेश करेंगे तो जो परिवाद पत्र पेश करेगा चेक होल्डर के पक्ष में प्रिजम्पशन है, लेकिन जैसे ही अभियुक्त आएगा और वो अपने उसको डिफेंस, उसको बचाव का जब मौका दिया जाएगा, तो ये कह सकता है कि जैसे 20 लाख का चेक जारी किया तो मुलजिम कह सकता है कि 20 लाख देने की इसकी हैसियत नहीं है, या 20 लाख कैश इसने कैसे दिया, क्योंकि 2 लाख से ज़्यादा कैश आप दे नहीं सकते,
इनकम टैक्स जो है वो प्रतिबंधित है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी इस संबंध में डायरेक्शन दिए कि 2 लाख से ज़्यादा आपने पैसा दिया तो अदालत उसके जांच के आदेश देगी इनकम टैक्स विभाग को, और जो 2 लाख से ज़्यादा रकम लेगा उस पर भी उसके दुगनी रकम यानी कि 20 लाख लिया तो 40 लाख रुपए की उसकी देनदारी हो जाएगी। तो मुलजिम कह सकता है कि इसकी पास इतनी हैसियत नहीं है, इतने साधन नहीं है कि इतने रुपए मुझे उधार देता और ये चेक मुझे फर्जी या मेरे से ऐसे ऐसे जो भी वो कारण बताता है उसके आधार पर जारी किया है। और वो डिफेंस में चाहे तो जो इनकम टैक्स रिटर्न है उसको तलब करवा सकता है, इनकम टैक्स विभाग से जो चेक जारी करता है उसकी रिटर्न मंगाई जा सकती है, या उसके पास और कोई साक्ष्य है, कोई आपके अकाउंट्स हैं कि आपके पास इतनी हैसियत नहीं है, तो मुलजिम को उसका फ़ायदा मिलेगा, मुलजिम उससे बरी हो जाएगा और चेक बाउंस का केस आपका फेल हो जाएगा। तो इन सब बातों का आप इसको ध्यान रखिए। सबसे पहला चेक जारी होना है, दूसरा देनदारी होनी चाहिए, पूर्ण या आंशिक भुगतान हेतु होनी चाहिए, बैंक में निर्धारित समय में आप पेश करेंगे। चेक बाउंस का जो मीमो लौटाया जाएगा उसके 30 दिन के अंदर आप नोटिस देंगे, नोटिस 15 दिन का होगा। 15 दिन में यदि भुगतान नहीं होता है तो आपको वाद हेतु उत्पन्न हो 1 माह के अंदर आप परिवाद पत्र पेश कर सकते हैं। उसके बाद जो है आपकी सुनवाई होगी और ये प्रिजम्पशन आपकी जो है वादी की गवाही ली जाएगी, उसके बाद प्रतिवादी की गवाही ली जाएगी, और जो भी इसमें अपनी बात को कहने में सफल रहा वो उसमें हो जाएगा। और उसमें आप इंस्टॉलमेंट्स के लिए आप अदालत से प्रार्थना कर सकते हैं, तो अदालत जो है उसको बहुत ही लीनियंट व्यू से या कंसिडर करती है ताकि मामला सुलझ जाए और आपको जो है किस्तों में भी भुगतान किया जा सकता है। तो इस तरह इतना साधारण सा मामला है कि इसमें आप बिना अधिवक्ता के भी आप उपस्थित हो सकते हैं। मित्रों, जहाँ तक नोटिस का सवाल है तो नोटिस में कोई टेक्निकल बात आपको देने की जरूरत नहीं है। नोटिस में आप सीधे से लिखिए कि इस तरह आपने जो है चेक नंबर इतना दिनांक इतने को इतने पैसे के भुगतान हेतु जारी किया था जो कि बैंक से बाउंस हो चुका है, निरादरित हो चुका है, या इस कारण से उसमें आपका पैसा पूरा नहीं था या आपने स्टॉक पेमेंट किया, इसका आप भुगतान करिए 15 दिन में। इतनी सी बात लिखेंगे तो उसमें आपका काम चलेगा। उसको रजिस्टर्ड डाक से आप भेज दीजिए, ट्रैकिंग रिपोर्ट लीजिए, अधिवक्ता की इसमें कोई आवश्यकता नहीं है, और आप चाहें तो अधिवक्ता आप कर सकते हैं। इसी तरह डिफेंस एविडेंस में जो आप कुछ भी आपको करने की जरूरत नहीं, आप अपने स्वयं के बयान कराइए या इनकम टैक्स रिटर्न से आप दीजिए कि ऐसे ऐसे इनकम टैक्स को तलब किया जाए, तो अदालत उसको तलब कर लेगी और उसको देख लेगी क्या रिटर्न भरता है कि रिटर्न नहीं भरता है, इतना पैसा इसके पास आमदनी है कि नहीं है, या अगर वो सैलरीड पर्सन है, वेतन से है, तो उसके पास निश्चित रूप से उसकी कटौती और उसकी सारा अकाउंट होता है, तो सब अदालत देख लेगी, उसका जो जिसके भी पक्ष में जो साबित कर पाएगा वो उसको कर लेगा। तो मित्रों, ये बहुत साधारण सा, केवल 3 इसके अंदर धाराएं 138, 139 और 142 142 3 धाराओं को आप में यही बातें दी गई है। एक साधारण सा मामला है। मित्रों, इस संबंध में यदि आप ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट पढ़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, वहाँ से आप इसको पढ़ सकते हैं। तो मित्रों, जानकारी आपको कैसी लगी अवश्य टिप्पणी करें, वीडियो को लाइक व शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।